हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यूपीएससी 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे यूजिंग ट्रिक्स। कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो बेसिकली आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए था, आप क्या सोच करके किस आंसर पे क्या लॉजिकल गेसिंग यूज करते और एलिमिनेट करके आप किस हिसाब से क्वेश्चन को अटेंड करते। देखिए यूट्यूब में आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे ट्रिक्स के ऊपर में, ठीक है। बट दिक्कत ये होती है उन सब वीडियोस के साथ में कि जनरली क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कि 10 क्वेश्चंस निकाला पास्ट ईयर पेपर्स के, और वो 10 क्वेश्चन जिसमें ट्रिक्स लग रहा था उसका एक वीडियो बना करके डाल दिया जाता है, ठीक है। वैसे पॉलिटी का बना लिया, इकोनॉमिक्स का बना लिया। वैसे आप ट्रिक्स कभी नहीं सीख सकते हैं। ट्रिक्स सीखने का बेस्ट तरीका तभी होता है जब आप कोई भी यूपीएससी का पेपर उठाइए, 2018 का उठा लीजिए, 19 का उठा लीजिए, 20 का उठा लीजिए, और पहला क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक खुद से बैठ करके आप ट्रिक्स लगा करके सॉल्व कीजिए। आप ये सोचिए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा होता तो आपका माइंडसेट क्या होता उस टाइम पे, आप क्या सोच करके पेपर को अटेंड कर रहे होते। जब तक आप ये सब चीजें नहीं सोचेंगे, पहला क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक खुद से बैठ करके सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप ट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं वही करने जा रहा हूँ। 2020 का पेपर पहला से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हम लोग डील करेंगे। ये देखेंगे किस क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा, किस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगा, एग्जाम में आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए था। दूसरी बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यूपीएससी में मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहा है, आप मुझे बताइएगा उन 100 क्वेश्चन में ऐसा कितना क्वेश्चन होगा जिसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑल ऑफ द अबव मतलब जितना स्टेटमेंट्स यूपीएससी ने पूछा है उसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। 100 के 100 क्वेश्चंस में से ऐसा कितना क्वेश्चन होगा जिसमें सारे के सारे ऑप्शंस राइट होंगे। हार्डली 7 या 8 क्वेश्चन, या मैक्सिमम ले लीजिए 9 क्वेश्चन, ठीक है। इसका मतलब यूपीएससी में जितना क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती होगी। तो आपको हर क्वेश्चन में जब आप पढ़ रहे होंगे तो एक ऑप्शन मान लीजिए यूपीएससी ने दिया ऑल ऑफ द अबव, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3 4 5 सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट है, तो उस टाइम पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आप उस टाइम अलर्ट हो जाइए कि हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकता है, इस स्टेटमेंट्स में कहीं ना कुछ मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता है। अभी हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर्सपेक्टिव को बस माइंड में रखिएगा कि सारे के सारे ऑप्शंस राइट नहीं होते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा। ऑल ऑफ द अबव वाला भी, जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट होते हैं, वो भी आप देखेंगे कि जनरली इन्वायरमेंट या फिर साइंस एंड टेक, ये सब जो सब्जेक्ट्स होता है उसमें ऑल ऑफ द अबव या फिर सारे के सारे स्टेटमेंट्स का राइट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब का क्वेश्चन आ रहा है उसमें रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी आपको थोड़ा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जो चीजें मैं आपको कह रहा हूँ इस पर्सपेक्टिव से आप सोचिएगा, आपका एग्जाम में 5 7 नंबर 10 नंबर इसी पर्सपेक्टिव से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिकली वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पे। यूपीएससी ने पहला क्वेश्चन ये पूछा था आधार के बारे में, ठीक है, कि आधार का जो डेटा है कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। देखिए कुछ कुछ चीजें आपको और पता होना चाहिए। नेगेटिव स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी सुपर हाई होता है, ठीक है। यूपीएससी का जब आप 10 साल का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पे नॉट, कैन नॉट, मे नॉट, ये सब जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसका रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। जहां पे कुछ फैक्ट दिया है, रॉ डेटा या फिर फैक्ट दिए हुए रहते हैं, तो उस स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। ये आपको माइंडसेट मान करके चलना है। और यूपीएससी का आदत है डेटा फैक्ट ये सबको हमेशा 3 महीना को 5 महीना कर देना, 6 महीना कर देना, हमेशा बहुत सालों से करते आ रहा है यूपीएससी। तो उस टाइम आप अलर्ट हो जाइएगा एकदम। देखो आधार का जो डेटा है कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अरे यार पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कैन नॉट, दूसरा दिया है 3 महीना। अब 3 महीना है 5 महीना है मुझे नहीं पता, ठीक है। पहला स्टेटमेंट मैं होल्ड में रखता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे दिया है स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। अब नॉर्मल सा बात है, देखिए आधार जो टॉपिक है 2020 के पेपर में जो आप पढ़ रहे थे, तो उस टाइम एक बहुत फेमस केस आया था जिसका नाम था केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में आर्टिकल 21 के बारे में बात किया गया था, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात किया गया था। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था उस साल। कोई भी अगर आपने रैंडम मैगजीन पढ़ा होता, विजन आईएएस का मैगजीन उठा लिया होता, या फिर आपने कोई भी मैगजीन पढ़ा होता, तो इतना आपको पता था कि ये सही बात है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। ये नॉर्मल पर्पस भी होना चाहिए ना। अब ये थोड़ी कि यार आधार है तो अब हर जगह उसे बांटते हुए चल रहा है, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है या फिर स्टेट क्या कर रहा है किसी भी इंसान के साथ में, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ में आपका डेटा को शेयर कर रहा है, ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए तो आधार बिल आया गया था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन हो, आपकी प्राइवेसी मैटर करती है, राइट टू प्राइवेसी का ये इशू है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पे आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, नहीं पता मुझे,
इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने के लिए आधार है या नहीं है नहीं पता, बट अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी मैगजीन में कवर था ये बात, और एकदम एग्जैक्टली विजन आईएएस का अगर आपने मैगजीन पढ़ा होता तो उसमें ये फोर्थ स्टेटमेंट डायरेक्टली दिया हुआ भी था कि अगर आपको कोई भी वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट उठाना है या फिर कोई भी ऐसा स्कीम का बेनिफिट उठाना है जिसका पैसा कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, आर्टिकल 266 में कवर है कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उस बेनिफिट को लेने के लिए आधार जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो राइट है, ये हमें पता है। जैसे फोर्थ स्टेटमेंट राइट होगा आप देखेंगे कि या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, सी और डी आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 3 गया और 1 2 एंड 3 गया, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, ठीक है। अब हमें 1 और 2 में देखना है कौन सा राइट है। अब देखिए कैन नॉट बी स्टोर्ड प्लस 3 महीना, ठीक है, जनरली 3 महीना नहीं होता है 6 महीना होता है, कि आधार का डेटा जो है वो आप 6 महीने ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आधार का पर्पस ही है कि ये नहीं कि बैठ करके प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ में डील कर रहे हैं किया और बैठ करके आपने अपना डेटा को शेयर कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला राइट है और आपका यहाँ पे फोर्थ राइट है, मतलब वन नहीं दूसरा राइट है और आपका फोर्थ राइट है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी 2 एंड 4 ओनली, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा था कि राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा किस किस मैटर्स में, ठीक है। तो द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 312 है, ठीक है, जिसमें राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर है, ठीक है, इसमें लोकसभा के पास कम पावर होता है। तो पहला स्टेटमेंट नहीं होगा, इक्वल पावर किसके साथ है वो देखना है हमें। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास में सेम पावर होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से हमें इसमें क्या सीखने को मिला कि देखिए ये जो अगले बार यूपीएससी पूछे तो शायद आपका आर्टिकल 312 के ऊपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, कट मोशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब आप लक्ष्मीकांत रिवाइज कर रहे होंगे तो उस टाइम पे कट मोशंस और आर्टिकल 312 ये सब आप बैठ करके थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने 10-15 साल का पेपर अच्छे से सॉल्व किया है तो बहुत हेल्प होती है एग्जाम के टाइम पे, तो ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, ठीक है। यूपीएससी ने एमपीएलएडीएस के बारे में पूछा था कि विथ रेफरेंस टू द ये जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, इसके बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए आपको बताना है। तो एमपीएलएडीएस फंड जो है उसको क्रिएट किया जाता है टू मतलब बेसिकली यूज किया जाता है टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब नॉर्मल सा बात है, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे बहुत जनरल वाइब आएगा, ठीक है, हमें वाइब पहचानना है, ठीक है। आप कोई भी स्टेटमेंट को पढ़िएगा आप ये पहचानिएगा कि जनरल वाइब आ रहा है उस स्टेटमेंट को पढ़ के, या नेगेटिव वाइब आ रहा है, पॉजिटिव वाइब आ रहा है, नेगेटिव वाइब आ रहा है, वाइब पहचानने की कोशिश कीजिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे बहुत जनरल साउंड करेगा कि यार ठीक है, अब नाम ही से पता चलता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, तो ठीक है यार लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए कोई स्कीम होगा, तो अब नॉर्मल सा बात है कि डेवलप कैसे करेंगे, सोशल सेक्टर्स के ऊपर में फोकस करेंगे तब ना, एजुकेशन हेल्थ ये सब के ऊपर में आपका फोकस है, तो बेसिकली आप डेवलप करेंगे। पहला स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है। दूसरा पढ़ेंगे अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन, ठीक है यार, ये भी आप पढ़ेंगे जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, कि आप जो फंड आपको दिया जा रहा है उसमें से कुछ पोर्शन आप एससी एसटी के पॉपुलेशन को बेनिफिट करने के लिए पहुंचाएंगे, तो ठीक है जनरल है। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे एमपीएलएडीएस फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस, सबसे पहला फैक्ट, और सेम स्टेटमेंट में एक और फैक्ट दिया गया है कि जो अनयूज्ड फंड है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर में। तो अगर आपका एमपीएलएडीएस फंड के अंदर में जो निधि होती है दैट इज 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपए हर एमपीज को दिए जाते हैं, और बेसिकली एमपीज को नहीं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दिया जाता है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट एमपी, कि लोकल एरिया अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी अगर डेवलपमेंट का काम करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है, अगर सही मायने से देखा जाए तो इसका मतलब है कि पैसा लैप्स नहीं होता है। तो अगर आपको 5 करोड़ रुपए मिले तो 5 करोड़ रुपए आप अगले साल, अगर आपने इस साल कुछ उससे एसेट्स क्रिएट नहीं किया, अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम नहीं किया, तो वो सेम पैसे को आप अगले नेक्स्ट ईयर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये कैन नॉट नहीं है। प्लस अभी मैंने आपको देखा पहला क्वेश्चन में भी हमने देखा आधार वाला, यहाँ पे भी देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे भी यूपीएससी ने यहाँ कैन नॉट दिया था आधार वाला में, यहाँ पे भी देखिए कैन नॉट दिया था। समझ रहे आप कहने का मतलब, नेगेटिव स्टेटमेंट यूपीएससी में रॉन्ग होता है, ये अपने दिमाग में घुसा लीजिए। नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा तुरंत अलर्ट हो जाइएगा वहां पे कि हाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। तो एमपीएलएडीएस फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली, हो सकता है मंथली हो सकता है, बट ये ईयरली बेसिस होता है, और ये मैंने आपको बताया नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। जैसे ही आप थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से सी गया, यहाँ से बी गया, तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा। तो 1 2 राइट है और यहाँ पे 1 2 4 दिया। तो चलिए फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। फोर्थ में यूपीएससी पूछ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो इंस्पेक्ट करेगा एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर। तो नॉर्मल सी बात है यार, खुद में कॉमन सेंस लगाइएगा। अब इंस्पेक्ट करने की बात हो रही है, तो अब डेवलपमेंट का कुछ काम हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि जा करके
वहां पे जाकर के उस काम को इंस्पेक्ट करे। नहीं करना तो कुछ वो नहीं होता है, करना पड़ेगा ही, ठीक है। और बहुत ज्यादा ये तो नहीं दिया गया कि 100% वर्क को जाकर के इंस्पेक्ट करो, 10% वर्क को जाकर के इंस्पेक्ट करो। पढ़ेंगे तो इसमें भी जनरल स्टेटमेंट आपको लगेगा इसको पढ़ने का। तो इसका आंसर आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी राइट है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 1, 2 एंड 4। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। राइट टू इक्वालिटी होगा, क्योंकि आपने आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 17 जो है वो डील करता है आपका राइट टू अनटचेबिलिटी के साथ में। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। एग्जाम के सिचुएशन में क्या है कि बहुत लोगों ने इसका आंसर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मार्क कर दिया था, ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। राइट टू इक्वालिटी इसका आंसर है, इसका आंसर डी होगा। अब ये सब क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता है, ये सब आपको पता होना चाहिए ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, ठीक है। तो ये आपका डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 50 है ये आपका, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन छोड़ दीजिए फिर ठीक है। तो फिर हम लोग 6th क्वेश्चन देखेंगे। इसमें यूपीएससी ने पूछा था कि अलोंग विद बजट फाइनेंस मिनिस्टर जो है ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय। तो किसमें ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट दिया गया, बेसिकली ये पूछा जा रहा है यूपीएससी के द्वारा। तो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन फालतू ये इसमें ही नहीं, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा गलत है। आर्टिकल 112 और आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 मनी बिल के साथ में डील करता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट आपने लक्ष्मीकांत में ही अगर आपने पढ़ा होगा तो कभी ये टर्म आप गो थ्रू नहीं किए होंगे, ठीक है। आर्टिकल 113 भी नहीं है। इसका एफआरबीएम एक्ट होगा 2003, तो एफआरबीएम का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया था एफआरबीएम के बारे में। और एफआरबीएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यूपीएससी हर 2 साल में घूम करके एक बार एफआरबीएम के ऊपर में क्वेश्चन आता है, तो एफआरबीएम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगले बार वापस आ जाएगा 2024 के पेपर में या फिर 2023 के पेपर में, तो इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा एफआरबीएम एक्ट को। तो एफआरबीएम एक्ट के बारे में अगर मैं अच्छे से बताऊं तो एफआरबीएम में 3 फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट्स के बारे में बात किया गया था, जिसमें वन ऑफ दी पॉलिसी स्टेटमेंट जो था वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट था, कि हर साल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा अलॉन्ग विद द बजट, कि जब हम लोग बजट पेश करेंगे उसके साथ साथ ये 3 स्टेटमेंट्स को भी प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो एफआरबीएम का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे टारगेट्स हैं कि फिजिकल डेफिसिट का क्या टारगेट होना चाहिए, ठीक है, कि हर साल हमें 3-3% करके उसे रिड्यूस करना है, ठीक है, बाय द ईयर 2024-2025। वैसे ही हमें अगर देखा जाए तो रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करना है, कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, तो वो टारगेट्स पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। हर साल क्वेश्चन है, मतलब एक यूपीएससी का 2-3 क्वेश्चन है फेवरेट, 2023 के पेपर में देखेंगे डिट्टो, मतलब एग्जैक्टली चेंज भी नहीं करेगा यूपीएससी। क्या पूछता है बता देता हूँ मैं, लिमिटेड गवर्नमेंट पूछ लेगा, या फिर फेडरलिज्म का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म का चैप्टर, जो फेडरल स्ट्रक्चर चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के पहले वाला, उसे अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। एक यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये तो हर बार यूपीएससी घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो ये पढ़ के जाइएगा, इजी क्वेश्चन था, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स which one of the following parts of the constitution of India reflects the principles and provisions of the UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, प्रियम्बल आएगा, डीपीएसपी आएगा, या फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3 सब कुछ। सेम क्वेश्चन यूपीएससी का 2012 या फिर 2013 का पेपर में भी यूपीएससी ने पूछा था, यूडीएचआर के ऊपर में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो यूडीएचआर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें हर तरीके के राइट्स आते हैं, राइट टू लीव, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर जनरली देखा जाए कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स के कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजों के ऊपर बात किया होगा, तो कुछ ना कुछ होगा जो प्रियम्बल से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ होगा जो डीपीएसपी से रिलेटेड होगा, कुछ ना कुछ होगा जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए था। इसका आंसर 1 2 3 सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट है। रीजन बीइंग ये क्वेश्चन इसलिए रॉन्ग नहीं होना चाहिए था क्योंकि 2012 या 13 के पेपर में आया था। पास्ट ईयर क्वेश्चंस अच्छे से किए होते, ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता। क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस किए नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 राइट होना चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। सबसे पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख। लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़े होंगे, पहला स्टेटमेंट दिया है कि 1 लाख से किसी का अगर इनकम कम है तो उसे फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट राइट आपको पता है, तो इसका आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा, बी और सी इसका आंसर नहीं होगा। अब या तो इसके साथ में 1 के साथ में 2 है, 1 के साथ में 4 है, इसका मतलब ऑल सी। देखिए अगर फोर्थ स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ना,
यहाँ दिया है ऑल सीनियर सिटीजन्स। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है, कि यार सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या फिर कोई भी है, उन हर एक लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज दिया जाए। अगर वो 70-80 साल के हैं या फिर 60 साल से ऊपर के हैं, सारे सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। नहीं ना, वो लोग तो सक्षम सक्षम है ना कहीं तरीके से। तो ये ऑल प्लस ऑल दिया हुआ है कि सारे के सारे लोग, ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ पे जैसे आप 4 एलिमिनेट करेंगे, या तो आंसर ए होगा या तो सी होगा। पहला स्टेटमेंट अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, पीआईएल वाला चैप्टर जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसमें ऑलरेडी पहला स्टेटमेंट कवर है, ठीक है। तो इससे आप ए मार्क कर सकते थे 1 and 2 ओनली। प्लस अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, मेंबर ऑफ द ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख। यार अगर ओबीसी के बारे में भी हम लोग क्रीमी नॉन क्रीमी पढ़ते हैं, तो उसमें भी 8 लाख का कैप दिया हुआ है कि 8 लाख से ऊपर वाले क्रीमी होंगे, 8 लाख से नीचे वाले एनसीएल में फॉल करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में। 3 लाख रैंडम सा कुछ फिगर आपको लगेगा कि यार 3 लाख दिया हुआ है, कुछ रैंडम सा वाइब भी आएगा आपको, ठीक है। और मैंने भी आपको बोला है कि वाइब पहचाना है कि वो स्टेटमेंट को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि पॉजिटिव वाइब आ रहा है, नेगेटिव वाइब आ रहा है। तो 3 पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होगा, ठीक है। तो आप 3 एलिमिनेट करेंगे, आंसर ए मार्क करेंगे 1 and 2 होंगे, आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ठीक है। इसमें यूपीएससी ने पूछा था कि आपको बेसिकली जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसे उसके सब्जेक्ट के साथ में मिलाना है। तो एल्मा एटा डिक्लेरेशन जो है वो हेल्थ केयर के साथ एसोसिएटेड है। हैग कन्वेंशन जो है वो आपका चाइल्ड एडॉप्शन राइट्स के साथ में एसोसिएटेड है कि इलीगली चाइल्ड को एडॉप्ट करके, ये नहीं कि इलीगली उसे एडॉप्ट कर लिया गया फिर बाद में उसे बेच दिया गया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये हैग कन्वेंशन जो चाइल्ड राइट्स के साथ में रिलेटेड है, तो 2 ये होगा, इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 रॉन्ग है, मतलब ए गया और डी गया, तो या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। मुझे पता है एल्मा एटा डिक्लेरेशन हेल्थ केयर से रिलेटेड है, इसका मतलब आंसर 1 and 3 हो जाएगा, क्योंकि तालानुआ डायलॉग जो है वो आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उसी के साथ में एसोसिएटेड है। अगर आपने ऐसे भी इन्वायरमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लाइमेट चेंज वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि COP21 किसे कहते हैं, पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में ब्लू कॉप किसे कहते हैं, COP25 जिसे ब्लू कॉप कहते हैं, शायद एक बार चेक कर लीजिएगा, अगले बार यूपीएससी पूछ सकते हैं ब्लू कॉप किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर तालानुआ डायलॉग के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया, ठीक है। ग्लासगो के बारे में पूछ सकते हैं कि वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था कि नहीं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब क्लाइमेट चेंज का। तो ये क्लाइमेट चेंज वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डाल दूंगा वीडियो क्लाइमेट चेंज का ताकि आपको डाउट नहीं हो, ठीक है। फिर अंडर टू कोएलिशन, ये भी आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, एक बार पता होना चाहिए। तो ये चाइल्ड राइट्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका एल्मा एटा हेल्थ केयर और तालानुआ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मतलब 1 and 3 ओनली सी। अब हम लोग देखेंगे अच्छा यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, यहाँ वीडियो कट चुका था, ठीक है, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसे हटा देता हूँ एक बार के लिए ताकि आप थोड़ा एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लीगल सर्विसेज ऑथोरिटीज, ये वाला यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन कट गया था, ये वीडियो का इस पोर्शन से कटा हुआ आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा थोड़ा। देखिए ये एल्मा एटा जो है वो आपका हेल्थ केयर से एसोसिएटेड है, एक आपका बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स, तालानुआ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, अंडर टू कोएलिशन चाइल्ड राइट्स के साथ में, ठीक है। इसे पॉज करके आप देख सकते हैं, सेकंड ये रहा ये क्वेश्चन और ये रहा ये वाला आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने आपको कहा ना हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 वही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंस पता होना चाहिए। इसीलिए फेडरल स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर फेडरलिज्म वाला पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ये द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, ठीक है। All political parties are represented in the government, ये नहीं होगा। The government is elected by the people and can be removed by them, ये भी नहीं होगा। The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it, ये फालतू कर दिया होगा, ज्ञानबाजी है। इसका आंसर बी होगा, the government is responsible to the parliament। अब ये ऐसे बोलिए या फिर executive is responsible to the legislature बोलिए, बात एक ही है, and can be removed by it, तो बी हो जाएगा आंसर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, वेलफेयर स्टेट जो है, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, तो ये डीपीएसपी में दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। डीपीएसपी खोलेंगे पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इजी था। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सीखने का चीज है, क्या सीखने का चीज है, यूपीएससी का आदत है कोई भी स्टेटमेंट में अगर आप देख रहे हैं कि यूपीएससी अगर स्टार्ट कर रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दैट, कुछ भी ऐसा आ रहा है स्टेटमेंट रॉन्ग है, आग बंद करके मार्क करना है, रॉन्ग है। यूपीएससी का आदत है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ नहीं भी रहेगा, जबरदस्ती देगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है,
ठीक है। लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा है, बैठ करके लोग स्टार्टिंग के आर्टिकल से एंड के आर्टिकल्स तक नहीं पढ़ते हैं, ये दिक्कत होती है। इसीलिए एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन होता है कि वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, फंडामेंटल जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, पीआईएल हो गया, ये सब के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया गया है। कहीं पे भी ये सब चीज़ों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन नहीं दिया गया है। समय के हिसाब से, जजमेंट्स के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के लॉज के हिसाब से अलग अलग समय में चीज़ें डेवलप होते गई है, ठीक है। तो ये बात पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, दिखाऊंगा मैं सेम ये वाला ट्रिक कितने सारे क्वेश्चंस में लगेगा ये भी दिखाऊंगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी। सबसे पहला अलर्ट हो जाएगी यहाँ पे, जैसे दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, नहीं दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। केशव नंद भारती का जजमेंट हुआ था जो आपका 24 अप्रैल 1973 को आया था। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी उस दिन 23 अप्रैल या 24 अप्रैल, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, 1973। उसी के बाद से कहा गया था कि कोई भी चीज़ जो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को अगर मतलब बेसिकली अगर इन्फ्रिंज करेगा तो वो नल एंड वॉइड होगा। तो इसके बाद से बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के बाद में वो डेवलप हुआ था, केशव नंद भारती जजमेंट के बाद में डेवलप हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, ये बात पता होना चाहिए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, नहीं दिया गया, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं दिया गया, ठीक है। टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, तो ये बात पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉट टू, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो काट दो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो काट दो, एग्जाम टाइम पे चलना चाहिए सब दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट्स। एक और क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया था, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। पहला होगा इसका आपका कि गांधी जी और मार्क्सिज्म दोनों स्टेटलेस सोसाइटी के ऊपर बात करता था, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि बेसिकली उनका विलेज डेवलपमेंट के ऊपर पे ज़्यादा फोकस था। वो कहते थे कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, इस तरीके की बॉडीज होनी चाहिए, ठीक है, जो बेसिकली एक तरीके से गवर्न करे। विलेज लेवल का अगर डेवलपमेंट होगा ज़्यादा बेटर होगा। अगर स्टेट्स को ही सारा पावर दिया जाएगा तो फिर वो प्रॉपर तरीके से गवर्न नहीं कर पाएंगे, फिर लोग अल्टीमेटली बर्डन लोगों के ऊपर ही आता है। और मार्क्सिज्म ने कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो अल्टीमेटली कहने का वही मतलब है कि मार्क्सिज्म का कि हर एक चीज़ पैसे से ही होता है। तो पॉलिटिक्स हो, रिलीजन हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी जो चीज़ें हैं, अल्टीमेटली सब गोल होता है पैसा ही, पैसे की तरफ ही। मटेरियलिज्म इज द ओनली गोल, ठीक है। तो ये मार्क्सिज्म का कहना था कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ही अल्टीमेटली होता है। तो अगर स्टेट रहेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे ही नहीं। तो कहने का ये मतलब था कि पॉलिटिक्स भी हो चाहे जो भी हो, सब मनी पावर के कारण नहीं हो रहा है। तो दोनों का गोल यही था कि एक स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए था, फाइनल गोल ऑफ ए स्टेटलेस सोसाइटी। सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, वही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये नहीं होता है, ठीक है। आप पार्लियामेंट के लिए काम थोड़ी करने जा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए आप नहीं जा रहे हैं। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं जा रहे। पर हाँ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मेन पर्पस यही है कि पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, इसीलिए ना आप आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। क्या टारगेट होता है कि जो चीज़ें आई है, जो बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, या फिर उसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। कि पार्लियामेंट एक ढांचा बना करके देता है, ठीक है, कि इस हिसाब से ये करना है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का ही काम होता है आपका बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर आपके एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका बेसिकली उस चीज़ों को इंप्लीमेंट करने का काम होता है। दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, आपने अगर बेसिकली लक्ष्मीकांत भी पढ़ा तो उसमें भी दिया गया है कि जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है तो उसका लीगल इफेक्ट है, इन्फोर्सिएबल है। तो अगर आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, आप जाकर के कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट आप ये क्या कहते हैं, रिट भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर में और 226 के अंदर में, हाई कोर्ट के अंदर में। तो लीगल इफेक्ट है फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल ड्यूटीज का लीगल इफेक्ट नहीं होता है, अनइन्फोर्सिबल है। डीपीएसपी अनइन्फोर्सिबल है, प्रियम्बल अनइन्फोर्सिबल है, तो बस पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड टाइम एक बार देख लेता हूँ। यार फिर इस साइड का क्वेश्चन कट जा रहा है।
पॉज करके आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैं दूसरे वीडियो में इसे ठीक करता हूँ, ठीक है। ये पहला पार्ट में आप थोड़ा इसे देख लीजिएगा। तो ये आपका एक गांधीज्म और मार्क्सिज्म का क्वेश्चन है, ये आपका ब्यूरोक्रेसी वाला क्वेश्चन है, और प्रीएम्बल का ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, मैं इसे ठीक करके डालता हूँ।